रक्षिता सोने के सिक्कों को लेकर थोड़ी परेशान थी। उसे अब शक हो रहा था कि शायद रात में कोई चोर हवेली के अंदर घुस आया था और उसने सिक्के चोरी करने की कोशिश की। सिक्के चोरी हुए या नहीं, इस बात का पता लगाने के लिए रक्षिता सीधे बेसमेंट की ओर भागी। हो सकता है कि उस चोर को बेसमेंट में रखे खजाने का पता चल गया हो, इसलिए मेरे पास रखी हुई पोटली को कमरे में ही छोड़कर बाकी सिक्के लेकर भाग गया हो। हालांकि ऐसा होने के चांसेस नहीं थे, मगर रक्षिता का दिमाग अभी अलग ही दिशा में चल रहा था। अभी के लिए ये सिक्के एक तरह से रक्षिता की जिंदगी बन बैठे थे, जिन्हें वो हर कीमत पर प्रोटेक्ट करना चाहती थी। रक्षिता ने जल्दी से बेसमेंट का दरवाजा खोला और सीक्रेट ड्रॉअर के अंदर से सिक्कों को बाहर निकाला। सबसे पहले उसने सारी पोटलियों को गिना और फिर पोटलियों के अंदर रखे सोने के सिक्कों को। 2 बार रक्षिता ने ऐसा किया और तब जाकर उसे तसल्ली हुई कि कोई चीज कहीं गायब नहीं हुई है और वो फालतू में परेशान हो रही है। रक्षिता खुद को डांटते हुए बोली, मैं सचमुच बहुत बड़ी पागल हूँ। अरे नींद में चला गया होगा हाथ टेबल तक और रख दिए होंगे सिक्के वहां, मगर नहीं, मुझे तो हर बात का स्ट्रेस लेने की आदत पड़ गई है, इसलिए हो गई फिर से परेशान। जब से ये सिक्के मिले हैं तब से मैं पागल सी हो गई हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन मैं पूरी तरह पागल हो जाऊं और तब मुझे पागल खाने में शिफ्ट कर दिया जाए। ओह गॉड, नो। रक्षिता पागल नहीं होना चाहती थी। उसे अभी जिंदगी में काफी कुछ अचीव करना था और अपने सारे सपने पूरे करने थे। सोने के सिक्कों की चिंता खत्म करने का यही तरीका था कि रक्षिता सबसे पहले सोने के कुछ सिक्कों को बेचकर अपनी माँ का इलाज करवाए, फिर उस उधार को चुकाए जो उसके सौतेले पिता ने कुछ लोगों से लिया था, और फिर आखिर में अपने बिजनेस की शुरुआत करे। शुरू से लेकर अभी तक यही रक्षिता का प्लान था और वो आज से ही इस प्लान पर काम करने जा रही थी। उसने केवल 2 पोटली सिक्के अपने पास रखे और बाकी सबको वापस पहले की तरह ही छिपा दिया। आज मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, पास वाले शहर में किसी सुनार को कुछ सिक्के बेच दूंगी और फिर माँ को हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी। वो ठीक हो जाएंगी, उसके बाद ही मैं आगे कुछ काम कर सकूंगी। इस ख्याल के साथ रक्षिता अपने कमरे में चली गई। वो नहा धोकर शहर जाने के लिए तैयार हो गई। उसने जल्दबाजी में ही नाश्ता किया और बीच बीच में अपना फोन भी चेक कर रही थी। जब वो खाने की आखिरी बाइट ले रही थी तब उसे एक मैसेज आया, जिसे पढ़कर वो बुरी तरह से खांसने लगी। पानी, पानी। रक्षिता ने थोड़ा सा पानी पिया और गहरी गहरी सांसें ली। तब जाकर उसे थोड़ी राहत मिली। उसने जल्दी से दोबारा उस खतरनाक टेक्स्ट को पढ़ा और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। रक्षिता ने लगभग रोते हुए कहा, ओ नो, इतनी जरूरी बात मेरे दिमाग से कैसे निकल गई। अब क्या करूं मैं? मिस्टर राणा बस यहाँ पहुंचते ही होंगे। दरअसल जिस आदमी को रक्षिता अपनी हवेली बेचने वाली थी, आज वो आदमी हवेली देखने आ रहा था और कुछ मिनट के अंदर वो पहुंचने भी वाला था। रक्षिता ने हवेली ना बेचने का फैसला तो कर लिया था, मगर वो मिस्टर राणा को पूरी बात बताना ही भूल गई। अब उसे डर था कि कहीं मिस्टर राणा नाराज ना हो जाए। अब जो भी था, रक्षिता को उनका सामना करना था और उन्हें बताना था कि वो अब इस हवेली को नहीं बेचना चाहती। उसने एक गहरी सांस ली और जल्दी से अपना सामान लेकर हवेली से बाहर आ गई। उसने हवेली के बड़े से दरवाजे पर ताला लगाया और गेट से बाहर आ गई। गेट के बाहर ही एक लग्जूरियस कार खड़ी थी और एक हैंडसम सा आदमी उस कार के पास खड़ा था। यही थे मिस्टर आकाश राणा, इस शहर के सबसे ज्यादा यंग और सक्सेसफुल बिजनेसमैन। आकाश ने ही सबसे पहले हवेली और बाकी सारी प्रॉपर्टी खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया था और आज वो हवेली देखने भी आए थे। रक्षिता को देखते ही आकाश ने अपनी चार्मिंग स्माइल पास की और वेव किया। रक्षिता भी मुस्कुराते हुए आकाश के करीब आकर खड़ी हो गई। हेलो मिस्टर राणा, कैसे हैं आप?
आकाश ने बहुत ही पोलाइटली कहा, मैं अच्छा हूँ रक्षिता जी, और उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगी। वैसे तो मुझे 2 दिन बाद आना चाहिए था, मगर मेरा काम कल ही खत्म हो गया, इसलिए मैं आज ही ये हवेली देखने चला आया। क्या आप आज मुझे इस हवेली का टूर दे सकती हैं? रक्षिता थोड़ी नर्वस हो गई क्योंकि आकाश काफी दूर से हवेली देखने आया था। रक्षिता को डर था कि कहीं उसकी बात सुनने के बाद आकाश गुस्से में ना आ जाए। रक्षिता थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, वो दरअसल बात यह है कि मैंने और मेरी माँ ने मिलकर फैसला किया है कि अब हम ये हवेली नहीं बेचेंगे। कल ही हमने ये फैसला किया, इसलिए मैं आपको ये बात नहीं बता पाई। अगर मुझे मालूम होता कि आप आज ही यहाँ आ जाएंगे तो मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर देती। आई एम सो सॉरी, मेरे कारण फालतू ही आपका टाइम वेस्ट हो गया। आकाश थोड़ा हैरान हुआ और फिर उसके चेहरे पर निराशा के भाव आ गए। अचानक आकाश की नजर रक्षिता की अंगूठी पर पड़ी, वही अंगूठी जो उसे बेसमेंट में मिली थी। ये अंगूठी देखकर आकाश की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। वो एक्साइटमेंट और हिचकिचाहट के साथ बोला, अब रक्षिता जी, सच अ ब्यूटीफुल रिंग। आज के टाइम में ऐसी अंगूठी मुश्किल से ही कहीं मिलती है। ये एक एंटीक डिजाइन है। रक्षिता ने अपनी उंगली पर नजर डाली और फिर अपने होठों को हल्के से दबाया। बहुत ही कैजुअली उसने कहा, ठीक कहा आपने, ये काफी पुराना डिजाइन है और ये मेरी नहीं बल्कि मेरी दादी की अंगूठी है। आकाश ने थोड़ा क्यूरियोसिटी के साथ कहा, क्या मैं जान सकता हूँ कि इस पर क्या लिखा है? रक्षिता ने हंसकर बात को टालते हुए कहा, कुछ खास नहीं है, बस यूं ही। रक्षिता को लगा कि जैसे आकाश ने पुरानी हवेली में इंटरेस्ट दिखाया, वैसे ही उसे पुरानी चीजों में भी इंटरेस्ट होगा, इसलिए उसने सिंपल सा जवाब दिया। मगर आकाश के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। आकाश ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज बताइए ना। केवल मौत ही हमें एक दूसरे से जुदा कर सकती है, यही लिखा है इस अंगूठी पर। ओह, वेरी नाइस। रक्षिता का जवाब सुनने के बाद आकाश के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान और आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी। मगर रक्षिता इसे नोटिस नहीं कर पाई क्योंकि उसका ध्यान अंगूठी ने अपनी ओर खींच लिया था। आकाश ने नोटिस किया था कि रक्षिता कहीं जाने के लिए तैयार थी। आकाश ने सवाल किया, आप कहीं जा रही हैं रक्षिता जी? जी, मैं नवागम जा रही हूँ, किसी जरूरी काम से। ओह, पास वाले शहर में? मैं भी वहीं जा रहा हूँ। आप मेरे साथ चल सकती हैं क्योंकि मैं भी किसी जरूरी काम से ही वहाँ जा रहा हूँ। मुझे नए कपड़े रक्षिता ने बिना कुछ सोचे समझे सीधे ना कह दिया। वो एक अजनबी के साथ जाने से थोड़ी हिचकिचा रही थी। भले ही आकाश उसकी हवेली खरीदने वाला था, मगर एंड ऑफ द डे वो उसके लिए एक अजनबी ही था और एक अजनबी के साथ रक्षिता कहीं नहीं जाने वाली थी। आकाश ने सीरियस टोन में कहा, मैं आपको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगा क्योंकि आपको अपनी चॉइस रखने का पूरा हक है, पर मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आप मुझ पर भरोसा कीजिए। मैं एक अच्छा और भरोसेमंद इंसान हूं। आप मेरे साथ बिल्कुल सेफ हैं। ना मैं आपको कोई नुकसान पहुंचाऊंगा और ना ही किसी को पहुंचाने दूंगा। आकाश की टोन काफी सिंसियर थी और रक्षिता को फीलिंग आ रही थी कि उसे आकाश पर भरोसा कर लेना चाहिए, इसलिए वो आकाश के साथ चलने के लिए मान गई। वो कार की पैसेंजर सीट पर बैठ गई और आकाश भी अपनी जगह पर बैठ गया। वो कुछ सोचकर बोला, आपके पास मेरा नंबर तो है ना? रक्षिता कंफ्यूजन से बोली, जी हाँ, मगर क्यों? अगर कभी भी आपका और आपकी माताजी का मन बदले और आप हवेली बेचना चाहें तो बिना हिचकिचाए आप मुझे कॉल कर सकती हैं। मैं आपकी पूरी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तैयार रहूंगा। रक्षिता ने बस हाँ में अपने सिर को हिला दिया क्योंकि उसे मालूम था कि वो दोबारा कभी हवेली को बेचने के बारे में नहीं सोचेगी। फिलहाल तो रक्षिता चलती कार के अंदर बैठकर सोने के सिक्कों के बारे में सोचने लगी। उसने कह तो दिया था कि उसी ने नींद में पोटली टेबल पर रख दी होगी, मगर अब वो इस बात से कन्विंस नहीं थी।
रक्षिता ने मन ही मन कहा, कुछ तो अजीब है, कुछ तो ऐसा है जिससे मैं अनजान हूं। मुझे सब कुछ पता लगाना होगा। क्या मैं जान सकता हूं कि आप क्या सोच रही हैं रक्षिता जी? किसी बात को लेकर परेशान हैं आप? आकाश का सवाल सुनकर रक्षिता अपने ख्यालों से बाहर आई, मगर वो उस सवाल को ठीक से सुन नहीं पाई। अब जी, आपने कुछ कहा सर? आप प्लीज मुझे सर मत कहिए। कॉल मी आकाश। ओके आकाश, अब बताएंगे कि आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि अगर आपको कभी जॉब की जरूरत है या फ्यूचर में कभी जॉब की जरूरत हो तो आप बेझिझक मेरे ऑफिस आकर मुझसे मिल सकती हैं। टैलेंटेड लोगों के लिए मेरे बिजनेस के दरवाजे खुले रहते हैं। मैं इस बारे में सोचूंगी। एनीवे, थैंक्स फॉर योर ऑफर। फिर वो चुप हो गई और एक बार फिर सुबह वाली घटना के बारे में सोचने लगी। आकाश खामोशी से ड्राइव कर रहा था, मगर बीच बीच में वो रक्षिता की ओर भी देख रहा था। उसे ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे रक्षिता जानबूझकर उसे इग्नोर कर रही थी। उसने खांसते हुए कहा, रक्षिता जी, क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? किसी से कमिटेड हैं? और अगर आप सिंगल हैं तो क्या आप मेरे साथ सिंपल कॉफी डेट पर चल सकती हैं? आकाश ने एक ही साथ सारे सवाल रक्षिता से पूछ डाले, इस डर से कि शायद उसे दोबारा ये सवाल पूछने का मौका ही ना मिले। रक्षिता ने चौंकते हुए कहा, क्या? आकाश ने हिचकिचाते हुए कहा, अब क्या मुझे अपने सवालों को दोहराना होगा? रक्षिता ने ना में सिर को हिलाते हुए कहा, नहीं, मैंने सब सुन लिया है। मैं बस हैरान थी क्योंकि आपने एक अजनबी से ये सारे सवाल पूछे हैं, वो भी एक साथ। आकाश थोड़ा शर्मिंदा होते हुए बोला, आई एम सॉरी। अगर मेरे कारण आप अनकंफर्टेबल हुई तो मैं माफी मांगना चाहूंगा। रक्षिता एक गहरी सांस लेते हुए बोली, इट्स ओके। वैसे मैं सिंगल हूं और मैं पूरी जिंदगी सिंगल ही रहना चाहती हूँ। रक्षिता ने बिना सांस लिए ये सब कह डाला था। आकाश थोड़ा निराश हुआ क्योंकि रक्षिता ने उसके आखिरी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। आकाश को इतनी तो उम्मीद थी कि रक्षिता कम से कम उसके साथ एक सिंपल डेट पर जाने के लिए हाँ कहेगी, मगर रक्षिता ने तो पूरा का पूरा सवाल ही इग्नोर कर दिया। आकाश ने मन ही मन सोचा, आई थिंक अभी के लिए मुझे इस टॉपिक को यहीं छोड़ देना चाहिए। कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मुझे रक्षिता जी के करीब आने का मौका मिले और मैं उन्हें सही ढंग से अप्रोच कर सकूं। पर एक अजनबी में आकाश इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा था? क्या वजह थी जो वो अभी भी रक्षिता को अप्रोच करना चाह रहा था? अंगूठी में लिखे शब्दों ने आकाश को इतना खुश क्यों किया? क्या वो कोई ऐसी बात जानता था जिससे रक्षिता अनजान थी?